प्री प्राइमरी एजुकेशन को रिकॉग्निशन ही नहीं थी अपने देश में। जी जी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन को रिकॉग्निशन मिली और इसके लिए प्ले स्कूल्स की स्थापना करने का जो है रास्ता खुला। जी जी। अब जो सिस्टम है ना, अब 10+2 नहीं है, अब 5+3+3+4, यानी पहले 3 साल प्री प्राइमरी की एजुकेशन प्लस पहली और दूसरी कक्षा, ये 5 साल जो है इनको हम कहते हैं फाउंडेशनल क्लासेस। अब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है इसका भी क्यूरिकुलम और इसकी एक्टिविटी बुक एनसीईआरटी ने जारी कर दी है। जी जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किसी स्कूल ने इसको लागू नहीं किया। सरकार अपनी पुस्तकों को, एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू क्यों नहीं करवा पाती? हर साल पता नहीं, मैं तो समाचार पत्रों में लिखते भी आ रहे हैं, कहते भी आ रहे हैं, चल वही सिस्टम रहा है, झोल कहाँ पर है? एक लंबे समय से बस्ते के बोझ की बात चलती है। कंधों पर मैं देखता हूँ, मैं मेरे पोता पोती को देखता हूँ, बहुत भारी भारी बैग है। मन में विचार आता है, हम 4 किताबें लेकर के जाते थे, ये जो भारी बैग है, ये कॉन्सेप्ट, इसको कितना उचित और कितना अनुचित मानते हैं? देखिए, बैग का वजन सरकार ने भी सीमित कर रखा है कि इतने किलो से ज़्यादा का बैग हो जाए। और 10 बैगलेस डेज की हम बात करते हैं जी जी। कि 10 दिन तो ऐसे होने चाहिए बच्चे को बैग लेकर ही नहीं जाना है, बिना बैग आइए, बिना बैग आइए, पढ़िए और दिए। आजकल नॉलेज का इतना एक्सपोजर होता है, हर जगह आप चाहें तो सीखने के बहुत बहुत मेथड्स हैं। पढ़ना बच्चे को है तो बच्चे की प्रेफरेंस हमेशा पूछी जानी चाहिए, अपने सपने बच्चों पर नहीं थोपने हैं। प्राइवेट स्कूल में आज एक मजदूर भी अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा भी निजी स्कूल में पढ़े, एक तरह से क्लियर इस मानने में मुझे कोई संकोच नहीं कि स्टेटस सिंबल बन गया है। गांव में बिल्कुल जो पेट पाल रहा है, जो बिल्कुल मजदूरी कर रहा है, वो भी अपने बच्चे को निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है ताकि उसका जीवन स्तर उन्नत हो, उसको सुधार हो। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी है कि फीस का ढांचा जो है वो तय नहीं है, तो अनाप शनाप फीस जो है बढ़ा दी जाती है, अभिभावक के हाथ में कुछ नहीं है। आप मानते हैं कि एक कैप तो होनी चाहिए फीस पर? बात कहती है कि हम आपके परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, बाकी आपको रूल्स रेगुलेशन नियमावली जो जिस सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिस विद्यालय जिस स्टेट में है, उसकी सरकार के मान्य होंगे। तो सीबीएसई स्कूलों के ऊपर भी या कोई भी स्कूल है उसके ऊपर फीस का जो कंप्लीट नियंत्रण है वो सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का है। और सीबीएसई के स्कूलों में भी हैं, कोई भी स्कूल 10% से ज्यादा अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता। तो एक नवाचार जो मैं लेकर आया हूँ वो ये था कि अल्फा न्यूमेरिक और क्यूआर कोड जैसे सिस्टम को लगाने के बाद पेपर कहीं से भी आउट हो, जैसे ही वो सोशल मीडिया पे आया 5 मिनट में डिकोड करके हम बता देते थे किस सेंटर से किस बच्चे का पेपर आउट हुआ। मेरे कार्यकाल के दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को छोड़कर जाने वाले सीबीएसई के अंदर जो स्कूल थे, एकदम उनकी तादाद घट गई थी। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वीपी यादव, वेद प्रकाश यादव। वेद प्रकाश यादव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं और साथ साथ रेवाड़ी के सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल के भी चेयरमैन हैं। इनसे जानेंगे, आज बहुत से मुद्दों पर इनसे बात करेंगे, इनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर के भी बात करेंगे, कैसे चेयरमैन बनना हुआ, कैसे प्राइवेट स्कूल की स्थापना की, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन, फिर चेयरमैन का सफ़र, फिर उस चेयरमैन की कुर्सी को छोड़ना और उसके बाद में सीबीएसई में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसे लेकर के भी बात करेंगे। इनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर बात करेंगे और फिर बात करेंगे, इन दिनों एडमिशन का दौर चल रहा है, किस तरह का स्कूल हो, किस तरह अभिभावकों के सामने किस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है, उन परिस्थितियों में उन्हें कैसे फैसला लेना चाहिए, शिक्षा से जुड़े हर मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले वीपी यादव जी, आपका स्वागत है एनजेपी हरियाणा के स्टूडियो में। धन्यवाद जी। एनजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा तरक्की करना, ईश्वर से ऐसे मुद्दे बहुत सारे हैं, हमको सभी पे बात करनी है। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। तो पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, वीपी यादव कहाँ से हैं, किस गाँव में जन्म हुआ और कैसे रेवाड़ी में सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई। पहले संक्षिप्त में अपने बारे में बता दीजिए ताकि दर्शक समझ लें और फिर उसके बाद हम बातें करेंगे। जो महेश जी, मेरा जन्म हरियाणा में हुआ। मेरा गांव पटीकरा है, नारनौल के अंदर, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर। मूलतः वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। शिक्षा में मैंने पीएचडी किया एजुकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंग्लिश में, साइकोलॉजी में और लॉ ग्रेजुएट भी हूँ।
तो ये एक सफ़र रहा शिक्षा के अंदर, मेरा बहुत बड़ा रुझान बिगनिंग से ही रहा और जीवन में ये ठान लिया शुरुआत था। में पटिकरा में प्राइमरी एजुकेशन? मेरी प्राइमरी एजुकेशन, मेरे फादर आर्मी में थे, जी जी। तो पूरे देश के अंदर हुई है। अच्छा, अलग अलग। हाँ, पटिकरा के मैं जो कच्ची पक्की पहले दूसरी जी। क्लासेस वहाँ पर पढ़ा, फिर झज्जर में मेरे मदर के मामा है, मैं वहाँ पर गांव में पढ़ा, फिर मैं गोवा चला गया, फिर अलग अलग देश में जहाँ जहाँ पिताश्री मेरे जाते रहे तो बड़ा सौभाग्य रहा। जी जी, अलग अलग स्थानों पर एक तरह के जो देश के अंदर अलग अलग स्थानों पे शिक्षा ग्रहण करने से एक दायरा और एक विजन जो है वो बढ़ता है हमेशा। तो रेवाड़ी आकर के स्कूल की स्थापना का विचार कैसे आया कि यहाँ स्थापना करनी चाहिए स्कूल की? मैं समझता हूँ कि क्योंकि कौन से सन की बात है वो भी बताइए। मैं 98 के अंदर मैंने यहाँ पे यदुवंश कॉन्वेंट की जो स्थापना की थी विकास नगर के अंदर, रेलवे कॉलोनी के पास। जी जी। और मन ये था कि भाई शिक्षा के अंदर अच्छा, कुछ बाद में आए, पहले यदुवंश कॉन्वेंट स्कूल था, फिर मैंने विधिवत रूप से उसका नेम चेंज करके सनग्लो इंटरनेशनल किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में ये था कि कोई बड़ा करना है, शिक्षा के अंदर ही कार्य करना है। मुझे ध्यान है जब मैंने उस विद्यालय को वहाँ शुरू किया तो इतना पॉपुलर बन गया थोड़े समय में, लोगों ने वहाँ प्लॉट ले लेके सिर्फ यदुवंश कॉन्वेंट में सनग्लो में मान लिया वहाँ बच्चे पढ़ाने, उनको बच्चे पढ़ाने के लिए, हाँ पढ़ाने के लिए लोगों ने लिया। तो एक डेडिकेशन, एक सिंसियरिटी हमेशा रही और मुझे समझता वो सफ़र होते होते एक प्राइमरी स्कूल से एक सीनियर सेकेंडरी CBSE एफिलिएटेड स्कूल बना और 4 बार जिला रेवाड़ी का वो बेस्ट स्कूल की ट्रॉफी से बाल भवन में उसको नवाजा गया। तो CBSE से सफर शुरू हुआ, एक तरह से CBSE का स्कूल आप रन कर रहे, फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में आपका प्रवेश हुआ, तो कैसे डिप्टी चेयरमैन बने और फिर आप चेयरमैन कैसे बने, पूरी कहानी एक बार बता दीजिए। देखिए, एक डेविएशन, एक डेडिकेशन हमेशा रहा और मूलतः मेरी जो पृष्ठभूमि है, मैं संघ से बाल कल्याण से स्वयंसेवक हूँ, तो हर जगह जब प्रतिभा को समझ में आता है, सरकार थी माननीय मनोहर लाल जी ने प्रतिभा को, मतलब एक शब्द में तो आपने कह दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ जी, इसलिए आप चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन बन गए। नहीं, हमारे यहाँ पर अगर मान लीजिए सरकार के अंदर ये हमेशा होता है कि जो भी कोई व्यक्ति जो प्रतिभावान देखते हैं जी जी, तो हमारे अपने अधिकारी उनको पहचानते हैं और अगर उनका योगदान शिक्षा के लिए आगे बढ़ाने के लिए अगर मिल सके तो रिकमेंड की जाती है। पर प्रतिभा के साथ RSS से जुड़ाव भी जरूरी देखते हैं या नहीं? बिल्कुल है, होता है। देखिए, क्योंकि वो एक विचारधारा है, आप एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ संघ में भी हमारे एक ये सोच है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि। जी जी, हाँ, तो नेचुरली फिर संघ का काम व्यक्ति निर्माण का है और व्यक्ति से व्यक्तित्व और देशभक्त का निर्माण। तो आपका डिप्टी चेयरमैन के रूप में जी, वहाँ शुरुआत हुई आपकी। हाँ, सरकार ने वो मनोहर लाल जी का जिक्र कर रहे थे क्या? जी जी, हाँ, छोड़ दिया तो बीच में? नहीं, आप जब रिकमेंड हुआ तो माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रतिभा को पहचाना तब और मुख्यमंत्री मुझे थे मनोहर लाल जी। मुख्यमंत्री जी थे और मुझे उन्होंने अवसर दिया, तो मैं उनका हमेशा से धन्यवादी हूँ और रहूंगा हमेशा कि मुझे एक प्रतिभा को पहचान के उन्होंने मुझे अवसर दिया। कितना समय डिप्टी चेयरमैन रहे? मैं 1 साल और 3 महीने तक डिप्टी चेयरमैन रहा या वाइस चेयरमैन कहिए और फिर 2 साल कार्यकाल मेरा चेयरमैन का रहा। चेयरमैन का कार्यकाल 2 साल का होता है, एक साल के 2 एक साल के 2 टर्म होते हैं, एक साल करके 2 बार मुझे दो बार आप चेयरमैन बने एक साल के लिए। तो बोर्ड के चेयरमैन के रूप में जी, कम से कम इतना तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा से मेरे ख्याल से पहली बार कोई गया यहाँ यादव बेल्ट से, तो जो है तो आप वहां पर पहुंचे हैं बोर्ड में, कम शब्दों में आपकी ऐसी बड़ी उपलब्धि जो आपसे पहले नहीं थी और आज भी नहीं है जो है। देखिए, सबसे बड़ा जो मैं बोर्ड के अंदर गया तो जब परीक्षाओं के अंदर, देखिए बोर्ड का मुख्य कार्य है परीक्षाएं लेना, परीक्षाएं करवाना, तो सबसे बड़ा चैलेंज एक था कि जब से बोर्ड बना तब से नकल का बहुत बोलबाला रहा हरियाणा के अंदर और इसको कभी रोक नहीं पाए। किसी नाम लेते राजा राम जी का नाम आता है, कभी कहते हैं उन्होंने पूरा पुलिस फोर्स और ये लेके एक बार उस पर अंकुश लगाया था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी इसका दायरा और बढ़ता चला गया, पेपर व्हाट्सएप पे वायरल होने लगे, सिस्टम है। तो एक नवाचार जो मैं लेकर आया हूँ जी, वो ये था कि अल्फा न्यूमेरिक और QR कोड जैसे सिस्टम को लगाने के बाद पेपर कहीं से भी आउट हो, जैसे ही वो सोशल मीडिया पे आया 5 मिनट में डिकोड करके हम बता देते थे किस सेंटर से किस बच्चे का पेपर आउट हुआ। इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सबको पता लगने लगा कि अगर पेपर आउट करेंगे तो पकड़े जाएंगे और पेपर आउट होना एकदम बिल्कुल खत्म हो गया, डर पैदा हो गया। डर पैदा हो गया
और परीक्षाएं, मीडिया खुद कहने लगा कि परीक्षाएं कब शुरू होती है कब खत्म होती है तो पता ही नहीं लगता है। और दूसरा, हमारे यहाँ बहुत सारी फ्लाइंग्स होती थी, 350 के करीब, 350 पौने 400 के करीब फ्लाइंग बनती थी, जिससे बोर्ड को कम से कम 1.5 करोड़ रुपया तो सिर्फ और सिर्फ उनके पेमेंट्स में चला जाता था। मैंने वो सारी फ्लाइंग्स एकदम बंद करके उनकी जगह ऑब्जर्वर्स लगाए, जिस तरह से आप मान लीजिए परमानेंट फ्लाइंग एक तरह से, और इतने लोगों की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उससे क्या हुआ, सुचारू ढंग से सारे पेपर्स बड़े शांतिपूर्वक ढंग से है। अब तो क्या, हर 15-20 मिनट में एक नई फ्लाइंग जा रही है, तो सिस्टम भी वहां का डिस्टर्ब होता था। तो इस तरह से बोर्ड का पैसा भी बचा और सिस्टम भी सुधर गया। हम मान लेते हैं आपने नकल रहित परीक्षा कराने में अहम योगदान दिया, लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कमान एक ऐसे व्यक्ति को सौंपी गई जो CBSE का स्कूल रन कर रहा था। ये सवाल कई बार उठा जो है, और ये है कि हरियाणा सरकार भी ये चाहती थी कि हरियाणा के जो स्कूल हैं वो CBSE से एफिलिएटेड करा लिए जाएं, ऐसा प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहेंगे, और ये जानना चाहेंगे कि HSEB की कमान CBSE के पैरोकार को, आपको पैरोकार में इसलिए कह रहा हूँ, आपका स्कूल है CBSE का, क्यों सौंपी गई? देखिए, इसमें ये सरकार का निर्णय था। सरकार कुछ अपने फीडबैक्स होते हैं, उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं कि भाई किस बोर्ड से किस विद्यालय को, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारा रुझान लोगों का CBSE की तरफ था, तो सरकार ने ये निर्णय डेफिनेटली इसलिए लिया होगा कि जो है अपने जो विद्यालय है, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल्स आए, फिर अब PM श्री आए, तो इनको CBSE में ले जाने से, क्योंकि बोर्ड की रेपुटेशन है, तो हो सकता है उनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो VP यादव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की रेपुटेशन क्यों नहीं बढ़ा पाए? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका। मैं एक बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ओवर द टाइम होती है, उसके एक लंबा समय लगता है। ऐसा नहीं है, आप देखेंगे तो मेरे कार्यकाल के दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को छोड़कर जाने वाले CBSE के अंदर जो स्कूल थे, एकदम उनकी तादाद घट गई थी। अच्छा, नहीं गए, कम हुए, बहुत कम हुए। और मैं स्वयं जहां पर जाता था, पहले लोग सोचते थे कि हम लोग CBSE में जाने की सोच रहे थे, लेकिन अब हमारी रेपुटेशन बहुत बढ़ गई। फरीदाबाद में मैं एक जगह बैठा था, उन्होंने कहा, एक स्कूल ओनर थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बोला साहब आपने हमें जिंदा कर दिया। यानी देखिए, CBSE में स्कूल में जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम और लैंड तो चाहिए ही चाहिए। सभी स्कूल CBSE में नहीं जा सकते। हरियाणा में तो नियम अलग है, प्राइमरी के लिए कम लैंड चाहिए, आधा एकड़ चाहिए, सेकेंडरी के लिए 1 एकड़ चाहिए, सीनियर सेकेंडरी के प्लस। अच्छा, CBSE के लिए नॉर्म्स ज्यादा सख्त, नॉर्म्स ज्यादा है, मतलब वहां पर आपको स्कूल खोलना है, चाहे 8वीं तक की एफिलिएशन लेनी है आपको या 12वीं तक की लेनी है, आपके पास मिनिमम 2 एकड़ जमीन चाहिए ही चाहिए। आप दुकान नहीं खोल सकते, आपको व्यवस्था करनी होगी सारी चीजों की। जो नहीं, आपको ये देखिए कि नॉर्म्स हैं, नेशनल बोर्ड है। वैसे आप देखें तो ICSE के नॉर्म्स CBSE से कम है, लेकिन ICSE का अपना एक नाम है पूरे देश में। कम से कम 3,500 के करीब विद्यालय उससे एफिलेटेड है, और उसका सिस्टम, उसका क्यूरिकुलम CBSE से कहीं टफ माना जाता है। और अब तो कह रहे हैं बाबा रामदेव भी एक बोर्ड लेकर के आ रहे हैं, आ चुका है या नहीं? भारतीय शिक्षा बोर्ड है, मैं उसकी कमेटी का, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा जी, तो उनका अपना एक, वो भी एक बोर्ड लेकर के आ रहे हैं जी, भारतीय शिक्षा बोर्ड आया है, और मैं समझता हूँ कि अभी वो भी एफिलिएटेड रहेगा इस तरह भारत सरकार की तरह। देखिए, नेशनल बोर्ड्स अब देखेंगे आप तो देश के अंदर 4 नेशनल बोर्ड्स हो गए। CBSE हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS हो गया, वो तो ओपन स्कूलिंग सिस्टम के अंदर है, ICSE हो गया, और भारतीय शिक्षा बोर्ड हो गया। तो 3 नेशनल बोर्ड्स हो गए और एक नेशनल ओपन स्कूल है। हाँ, तो इस तरह से 4 बोर्ड हैं देश में। चलिए, अब आपने देखा VP यादव का जो सफरनामा है, चेयरमैन बनने तक का, HSEB को क्या कुछ दिया इन्होंने, ये सब बताया। अब बात करेंगे विद्यार्थियों के हित की, अभिभावकों के हित की। बात इसलिए करेंगे क्योंकि एडमिशन का टाइम चल रहा है। आज 12 अप्रैल है, तो अभी एडमिशन की मारामारी चल रही है, और इसी एडमिशन के बीच अभिभावक के सामने सबसे बड़ी परेशानी रहती है अच्छा स्कूल चुनने की। कहीं सरकारी स्कूल है, कहीं प्राइवेट स्कूल है, किसी के मन में सरकारी स्कूल के प्रति कुछ धारणा है, किसी के प्रति प्राइवेट स्कूल के। आपसे ही जानना चाहेंगे, सरकारी स्कूलों से मोहभंग क्यों हो रहा है और प्राइवेट स्कूलों के प्रति आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? देखिए, आज के समय बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पेरेंट है वही क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जा रहा है। कॉम्पिटेंट टीचर्स बहुत हैं सरकारी स्कूलों में, ऐसा नहीं कि
वहाँ किसी तरह की कॉम्पिटेंसी की कमी है। जी आज भी प्राइवेट स्कूलों के जो सबसे बेस्ट टीचर हैं अपनी पढ़ाई मेहनत करके वो सरकारी नौकरी के ऑफ या सरकारी स्कूलों में टीचर बनते हैं। जी तो सबसे इम्पॉर्टेंट भागने का कारण ये है कि वहाँ पर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वैसा हर जगह सभी स्कूलों में नहीं है। अगर संस्कृति मॉडल्स या पीएम श्री स्कूल बने, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, तो आपने देखा होगा मैक्सिमम सरकारी स्कूलों के इधर उधर के जो बच्चे निकल के उन स्कूलों में गए हैं। अगर हम शिक्षा का बजट देखें भारी हाँ। भरकम, तो प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों पर बहुत भारी भरकम खर्च हो रहा है। बिल्कुल रिजल्ट देखें तो छात्र संख्या लगातार घट रही है, पिछले कितने ही सालों के आंकड़े आप देख लीजिए। उसका रीजन जानना चाह रहे हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, खाली जो ढांचागत बुनियादी सुविधाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, वो अकेला कारण है या दूसरा भी कोई कारण है? बहुत सारे रीजंस होते हैं, किसी एक सिंगल रीजन की वजह से जो है स्खलन नहीं होता है किसी जी। सिस्टम का, क्वालिटी का। तो सबसे पहला ये कि भाई टीचर को जी जब वो जो वहाँ पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है टीचर्स को बहुत सारी ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। अभी कभी सेंसस में लगा दिया गया है, कभी कोई ड्यूटी आ रही कोई ड्यूटी आ रही, तो मतलब सारा बाहर जो है शिक्षा से इतर जो काम है, इतर जो काम है वो शिक्षा एक जो टीचर से कंसंट्रेट नहीं करवाए हो पाता टीचर। एग्जैक्टली। फिर शिक्षक को समय नहीं मिलता। फिर दूसरा, कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जो कई बार एक सिस्टम बनाया जाता है, एक रूटीन बनाया जाता है, अगर वो सिस्टम बन जाए पढ़ाई का, तो मैं समझता हूँ कि टीचर भी पूरे डिवोशन के साथ काम करेंगे। जी जी। तो सीधा सीधा आपसे यही पूछ रहे थे, अभिभावक स्कूल चुनते समय स्कूल का जब चयन करे, किस तरह के स्कूल में अपने छोटे बच्चों को भेजे? हम तो सबसे पहले उनकी बात कर रहे हैं जो केजी, लोअर केजी, ये जो नर्सरी है, मतलब जो पहली कक्षा से प्री प्राइमरी एजुकेशन, आप सही व्याख्या करेंगे कि क्या बोल रहे हैं आजकल उनको? हमारे टाइम में तो था नहीं ये, जो आप सही व्याख्या करेंगे वो जो एजुकेशन का सिस्टम है अब, उसमें किस उम्र में बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए और किस तरह अच्छे स्कूल का चयन करना चाहिए? दो अलग अलग सवाल मैं कर रहा हूं, तो पहले आप सवाल का जवाब दीजिए, किस तरह अच्छे स्कूल का चयन करें, क्या देखें अभिभावक? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है पेरेंट जो बच्चे को भेज रहे हैं स्कूल में, वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चे की, छोटे बच्चे की पहले सेफ्टी देखता है, फिर पेरेंट क्वालिटी देखता है। तो सेफ्टी में देखता है कि इधर उधर किसी भी स्कूल में वो डाल देता है, उसको लगता है कि ABCD तो सीखनी है बच्चे को। जी जी लेकिन अगर आप कोई भवन बनाएंगे ना, जी तो सबसे पहला आर्किटेक्ट पूछेगा कि कितनी मंजिल बनाना है, उसी हिसाब से मैं नींव रखूंगा। जी जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब इधर उधर मानसिकता को छोड़ दें, बिल्कुल बड़ा सोच छोड़ना, समझ करके चयन करें। बिल्कुल, क्योंकि जैसी नींव रखेंगे वैसा ही आपका भवन उतने ही मंजिल वो बना पाएंगे। तो अच्छे इंस्टीट्यूट जहाँ पे साइंटिफिक तरीके, देखिए भाई, पहले हमारा 10+2 सिस्टम था। जी जी प्री प्राइमरी एजुकेशन को रिकॉग्निशन ही नहीं थी अपने देश में, जी जी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर प्री प्राइमरी एजुकेशन को रिकॉग्निशन मिली और इसके लिए प्ले स्कूल्स की स्थापना करने का जो है रास्ता खुला। जी जी। अब जो सिस्टम है ना, अब 10+2 नहीं है, अब 5+3+3+4, यानी पहले 3 साल प्री प्राइमरी की एजुकेशन प्लस पहली और दूसरी कक्षा, ये 5 साल जो है इनको हम कहते हैं फाउंडेशनल क्लासेस। पहले फाउंडेशन क्लासेस, फाउंडेशन इन पे क्लासेस सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है। मैक्सिमम सबसे ज्यादा। उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी, इनको हम कहते हैं प्रिपरेटरी क्लासेस, यानी 5 के साथ +3। जी जी। फिर 6, 7, 8 मिडिल क्लासेस, ये मिडल हो गई। ये मिडल हो गई, तो 5+3+3। जी जी और फिर है सेकेंडरी, जी जी। वो 9वीं से लेकर 12वीं तक, इनको हम सेकेंडरी क्लासेस कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। जी जी। तो अब तो यही चल रहा है, लागू हो चुकी है शिक्षा नीति। इस सेशन से 9th क्लास में सेकेंडरी लेवल पे लागू हो चुकी है। हाँ, उससे पहले जो है प्री प्राइमरी का जो है जी। और प्राइमरी का 8वीं तक का करिकुलम ऑलरेडी लागू कर चुके हैं, एनईपी के आधार पर। NEP 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर। अब जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, इसका भी करिकुलम और इसकी एक्टिविटी बुक NCERT ने जारी कर दी है। जी जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि किसी स्कूल ने इसको लागू नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर तो है। आप ये देखिए, किसी भी स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर जो है किताबें फिक्स दुकान है, फिक्स जगह है कि वहां से मिलेगी और ये मिलेगी और इतनी कीमत पर मिलेगी।
सरकार अपनी पुस्तकों को, एनसीईआरटी की पुस्तकों को लागू क्यों नहीं करवा पाती? हर साल पता नहीं, मैं तो समाचार पत्रों में लिखते भी आ रहे हैं, कहते भी आ रहे हैं, चल वही सिस्टम रहा है, झोल कहाँ पर है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं जी तो पहले से एनसीईआरटी की पुस्तकें अगर कोई प्राइवेट स्कूल लेता है जी तो सबसे पहले कि एनसीईआरटी की बुक अच्छी किताबें हैं, सस्ती किताबें हैं, जी लेकिन अगर मान लीजिए उसकी स्ट्रेंथ जितनी है उतनी किताबें उसने ज़्यादा ले ली, अगर रिटर्न करना चाहेगा तो रिटर्न नहीं कर सकता वो, जी जी उसका लॉस उसको बियर करना पड़ता है। फिर आप भी मानते हैं और मैं भी, जो सच्चाई का उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जी। हर स्कूल का अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी होता है, जी 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 ठीक है ना। फिर जो करिकुलम जो है वो एक्चुअली जितने भी प्राइवेट पब्लिकेशन है उनका बेस जो होता है बुक्स का वो सारा एनसीईआरटी होता है, वही टॉपिक होते हैं सर, पेपर क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, सो उसी में थोड़ा सा फर्क आता है और प्राइस में। मतलब सजा दी जाती है, अच्छी बुक बना दी जाती है, क्वालिटी का पेपर होता है, तो जो हाँ बस थोड़ा सा, और मान लीजिए उन्होंने जितनी स्ट्रेंथ है उससे ज़्यादा ले ली तो वो वापस रिटर्न भी चली जाती हैं। जी इसीलिए जो ज़्यादातर स्कूल है, और देखिए सीबीएसई ने भी बड़ा क्लियर किया है कि प्राइवेट स्कूल, वो कहते तो हैं लगाइए एनसीईआरटी, लेकिन साथ में कहते हैं कि अगर कोई आप प्राइवेट बुक लगा रहे हैं तो आपको अंडरटेनिंग होगी कि इस तरह ऐसा कोई कंटेंट नहीं है कि किसी लोगों की भावना को ये आहत पहुंचाए। ये अंडरटेकिंग हर स्कूल को देनी होती है। जी का एजुकेशन में लंबा अनुभव है, आपने बच्चों को स्कूल से, कुछ बच्चे हंसते आते हैं, कुछ रोते आते हैं, हम आपसे बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र, जो आप प्री प्राइमरी की जो बात कर रहे हैं, किस उम्र में बच्चों को भेजना चाहिए? आपको तजुर्बा भी होगा, सरकार की नियमावली भी होगी, दोनों तरीके से आप बताएंगे। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी बच्चा जब बाल वाटिका स्कूल कमते थे, जी जी बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2 और बाल वाटिका 3, यानी 3+ का बच्चा आएगा बाल वाटिका 1 में आएगा, जी जी जिसे प्री प्राइमरी हम कहते हैं। फिर 4+ का वो बाल वाटिका 2 में जाएगा, और 5+ का जो हो जाएगा तो बाल वाटिका 3 में चले ना 6 में। कोई 5+ का आया है उसको डायरेक्ट बाल वाटिका 3 में लेना है, एज अप्रोप्रिएट क्लास में तो बच्चे को जाना ही चाहिए। जी जी। अगर मान लीजिए, लेकिन उसकी जैसे फाउंडेशन की पहली बाल वाटिका 1, 2 नहीं हुई तो डायरेक्ट तीसरी में जाएगा, तो उसको दिक्कत आएगी। एक्चुअली क्या है, अगर आप देखेंगे तो सारी बाल वाटिका 1 और 2 और 3 सारा एक्टिविटी बेस्ड है, जी जी प्ले वे मेथड्स हैं, उसके अंदर आपका क्यूरिकुलम है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एक्चुअल क्यूरिकुलम आपका स्टार्ट कोई होता है, पीछे नहीं रहना, उम्र के हिसाब से चला जाए। एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हैं उसके अंदर। जी जी। नंबर ऑफ आवर्स फिक्स्ड हैं, 3 आवर्स, 3.5 घंटे। घर से बच्चे को 3 की उम्र पूरी होने के बाद दूर किया जाता है, एक तरह से स्कूल में भेजा जाता है, उस उचित है या अनुचित है? देखिए, आजकल का बच्चा, जब शायद हमारे उम्र में की जब बात करते हैं जी तब बच्चों का इतना एक्सपोजर नहीं था। जी जी। आजकल के बच्चे जरा वाइज हैं ज्यादा। अच्छा, हम अदरवाइज थे, वो ज्यादा वाइज हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि उनका एक्सपोजर ज्यादा है। जी जी। तो ऐसे में बच्चा जो 3+ का होता है, घर के अंदर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं अब ये बोलने लगा है, चलने लगा है, इसको स्कूल में खेलने दीजिए। फिर क्या है, सोशलाइजेशन उसका है, सामाजिकरण उस बच्चे का हो रहा है, तो वो दूसरे बच्चों को देख के पीर लर्निंग जिसे हम कहते हैं, जी जी, ठीक है ना, अपने सहपाठियों से सीखता है, अपने टर्न के लिए सीखता है, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो और 6+ का जो बच्चा है फर्स्ट क्लास में, वो आएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नियमावली के अनुसार। एक जो अभी जो स्मार्ट क्लास का और डिजिटल एजुकेशन का जो बल दिया जा रहा है, उस शिक्षा देने की रीति नीति थी बोर्ड की, गुरु शिष्य की, उसमें कितना कुछ बदलाव आप महसूस करते हैं? तब की एजुकेशन भी आपने देखी और अब की भी देख रहे हो आप जो? देखिए, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन जो है अब हो गया है बहुत ज़्यादा। तब हम रटन पद्धति से चलते थे, टीचर ने कह दिया उसको उसी तरीके से रटना था। आज फिर क्या है, नॉलेज के एसिमिलेशन पे ज़्यादा जोर था, अंडरस्टैंडिंग, जैसे हम कहते हैं ना, गहन सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये नहीं होता था। वैसे जब टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, कहते हैं 4 तरह के लर्नर वहाँ बैठे हैं, सब बच्चों का लर्निंग स्टाइल अलग अलग है, इसीलिए कोई बच्चा कम मार्क्स लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। एक कहते हैं हम कि रीडर टाइप ऑफ लर्नर, जो पढ़कर सीखता है बच्चा, जो पढ़कर सीखता है उस बच्चे को टीचर नहीं भी पढ़ाएगा तो वो पढ़कर सीख जाएगा, नंबर ले आएगा वो। एक होता है ऑडिटरी टाइप ऑफ लर्नर, जो सुनकर सीखते हैं बच्चे,
उनको आपने कहीं झट पकड़ लेंगे, सीख जाएंगे। एक होता है विजुअल टाइप ऑफ लर्नर, जो देख कर सीखते हैं, तो ऑडियो विजुअल का बड़ा रोल आ जाता है। और जो चौथे टाइप का लर्नर होता है किनेस्थेटिक लर्नर, यानी वो करके सीखते हैं, मोर एक्सपेरिमेंटल ड्रिवन होते हैं। उनको चाहिए वो तो अपना करके देखेंगे, कुछ ना कुछ करके देखेंगे, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो। ये चारों स्टाइल हर बच्चे में होता है, लेकिन किसी में एक स्टाइल डोमिनेंट होता है। तो टीचर अगर 360 डिग्री पढ़ाना चाहता है, क्लास में समावेशी और हर तरह से पढ़ाना चाहता है, तो उसको पहले एक्सप्लेन करता है, ऑडिटरी लर्निंग करता है, फिर वो उसके अंदर डिजिटल बोर्ड पर उसको पिक्चर्स और विजुअल्स दिखाता है, फिर बाहर एक्सपेरिमेंट कराया, तो 360 डिग्री लर्निंग हो गई उसके अंदर। एक लंबे समय से बस्ते के बोझ की बात चलती है जी, कंधों पर। मैं देखता हूँ, मैं ही मेरे पोता पोती को देखता हूँ, बहुत जी, भारी जी। भारी बैग है, मन में विचार आता है, हम 4 किताबें लेकर के जाते थे। ये जो भारी बैग है, ये कॉन्सेप्ट, इसको कितना उचित और कितना अनुचित मानते हैं? देखिए, बैग का वजन सरकार ने भी सीमित कर रखा है कि इतने किलो से ज्यादा का बैग हो जाए। और 10 बैगलेस डेज की हम बात करते हैं जी जी, कि 10 दिन तो ऐसे होने चाहिए बच्चे को बैग लेकर ही नहीं जाना है, बिना बैग आइए, बिना बैग आइए, पढ़िए और दिए। आजकल नॉलेज का इतना एक्सपोजर होता है, हर जगह आप चाहें तो सीखने के बहुत बहुत मेथड्स हैं। तो बच्चों का जो बैग का वजन है ये कम होना चाहिए। बच्चे जो है इंटरैक्टिव लर्निंग करें, रॉट लर्निंग ना करें। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका मूल उद्देश्य भी यही है कि अब रॉट लर्नर नहीं, सिर्फ थिंकर्स और स्किल बेस्ड एजुकेशन हो, डिग्री ड्रिवन एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। स्किल बेस्ड, बच्चे को कोई ना कोई उसके अंदर जो काबिलियत और टैलेंट होना चाहिए, डेवलप होना। वीपी साहब, अब कैलकुलेटर से बच्चे जोड़ने लग गए हैं। एक हमारा जमाना था जब पहाड़े भी 1 डम ढाई 2 डम 5 या 1 डोडा 2 डोडा 3 ऐसे जो है सब वो थे। आप अभी जैसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे जी, जो अब जो एआई का टाइम आ रहा है, जो बच्चे जोड़ की बजाय या लिखने की बजाय, हमारे समय में सुलेख लिखते थे, तख्ती थी, उसके बाद तख्ती हटी तो भी कापियों पर लिखने का जो जोर रहा, बच्चे की हैंडराइटिंग पर जोर रहा, वो सब चीजें कहीं खोती जा रही है। हाँ बिल्कुल, आप ये देखिए, वैसे तो उसका क्या नफा नुकसान क्या है? देखिए, अब हम एआई एज में रह रहे हैं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको मैंने 2019 में जब ये सीबीएसई ने नया इंट्रोड्यूस किया था एज ए क्यूरिकुलम सब्जेक्ट 9th-10th क्लास में एआई को, तो सनग्लो इंटरनेशनल स्कूल में मैंने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया था। जब किताबें भी नहीं मिलती थी, सॉफ्ट कॉपी थी, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट टीचर्स को दिए, मैंने कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे पता था कि आने वाले समय में फ्यूचर एआई का होगा। अभी सीबीएसई ने अभी 1 हफ्ते पहले ही क्लास 3rd से लेकर 8th तक कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्यूरिकुलम रिलीज किया है, मतलब तीसरी कक्षा का। यस, तो बच्चों को बहुत कम उम्र में इसकी पूरी जानकारी देना शुरू एग्जैक्टली। जो हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात करते हैं, उसके अंदर आप सारा इट इज अ मैथमेटिक्स बट इन अ डिफरेंट वे, इन एडवांस वे ऑफ कंप्यूटिंग थिंग्स। तो मैं समझता हूं कि बच्चे आज के ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और बेशक उनको पढ़ाई याद नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटेशन जानते हैं और आगे बढ़ रहे हैं जीवन के अंदर। एक सवाल ये था वीपी साहब, ऐसे अभिभावक मैंने देखे हैं कि 1 साल इस स्कूल में बच्चे को भेजा जा रहा है, फिर अगली साल उसमें बार बार स्कूल बदला जा रहा है। इसको लेकर के मनोविज्ञान को समझें तो क्या कुछ असर पड़ता है, या बदल लेना चाहिए जब आपको लगे कि ऐसा कि स्कूल बदला जाना चाहिए? जो देखिए, अगर कोई पेड़ पौधा होता है ना, जी, उसमें कुछ घुन लग गया तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है जी, उसको उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लगा देते। ठीक है ना। समस्या बताइए स्कूल में जाकर के। एग्जैक्टली, समस्या बताइए, बातचीत करिए। और जिस स्कूल के अंदर आप समझते हैं अच्छे काउंसलर्स है, कई बार क्या होता है, हम जानकार से हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए, फलाना पड़ोस में टीचर जा रहे हैं, हम समझते हैं कि वो उस बच्चे को ठीक कर देंगे, वो उसका ख्याल रखेंगे। वो साइकोलॉजी छोड़कर स्कूल लीडरशिप को देखिए आप। जी, कहते हैं स्पीड ऑफ द बॉस इज द स्पीड ऑफ द टीम। जी, वहाँ का विजन और वहाँ किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, स्कूल की समीक्षा करनी चाहिए पेरेंट को, सवाल को, स्वयं को ज्ञानी बनाएं पहले तो, और उसके बाद अगर कोई समस्या है तो बनाएं। और अगर लगता है कि भाई हाँ, उसको साइकोलॉजिकली बच्चा वहाँ पर कंफर्ट, देखिए बच्चा अपने आप बताता है,
बता देता है, बच्चा अपने आप बताता है उसको अच्छा कहाँ लग रहा है। पढ़ना बच्चे को है तो बच्चे की प्रेफरेंस हमेशा पूछी जानी चाहिए। अपने सपने बच्चों पर नहीं थोपने हैं कि भाई फलाने स्कूल में कोचिंग है या फिर मैं वहाँ ले जाऊंगा। तो कोचिंग तो बेसिकली पहले बच्चे का बेस बन जाएगा तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो तैयारी कभी भी कर लेगा। तो बेसिक स्टफ होना बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट को बड़ी अच्छे से सोच समझकर बच्चे की राय लेकर बच्चे को दबाव मुक्त जाने दें। हैं? बिल्कुल। बच्चा आजकल का हर एक को हमको इंट्यूशन होता है कि मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बच्चे का एक सोशल सर्कल उस स्कूल में डेवलप हो जाता है जी। जैसे हम जानते हैं कि हमारा फलाना जानकार है वहाँ हम चले जाएंगे, तो बच्चे का भी एक सोशल दायरा स्कूल के अंदर हो गया, उसका कंफर्ट लेवल बढ़ गया। जी जी। एक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, जो ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स आलीशान भवन होता है। एक स्कूल ऐसा होता है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन तो है, भवन इस तरह का नहीं होता है कि जो ज्यादा बच्चों को सुविधाएं मिले। प्राथमिकता किस तरह के स्कूल को दें? देखिए आजकल पेरेंट है दोनों देखते हैं जी। वैसे तो कहते हैं एक शिक्षक होता है वो स्कूल की आत्मा होता है। जी जी। तो जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स एम्प्लॉयड है ना, जी जी, उनकी कॉम्पिटेंसी लेवल, उनका डिवोशन, उनका डेडिकेशन ये मायने रखता है। सबसे पहले मतलब अपनी खुफिया जानकारी जुटा लें कि भाई वहाँ टीचर्स कैसे हैं, कैसे। हाँ, टीचर्स के बारे में आप जाइए, बात करिए टीचर से, मैनेजमेंट से कहिए हम आप बच्चों को कौन कौन टीचर्स हैं वो पढ़ाएंगे। जी। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अगर मटके की क्वालिटी देखते तो उसको बजा के देखते थे। जी। तो आप जब स्कूल में जाएंगे तो एक तरह का आपको आभास हो जाएगा कि यहाँ का ऑरा, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है। बाकी शिक्षकों से बात करने से उनकी क्वालिटी का पता लग जाएगा और फिर स्कूल की अपनी रेपुटेशन भी होती है। जी जी ठीक। वीपी साहब, एक कैप लगानी फीस पर चाहिए, ऐसी आवाज उठती रहती है। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल में आज एक मजदूर भी अपने बच्चे को चाहता है कि मेरा बच्चा भी निजी स्कूल में पढ़े। एक तरह से क्लियर इस मानने में मुझे कोई संकोच नहीं कि स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल। गांव में बिल्कुल जो पेट पाल रहा है, जो बिल्कुल मजदूरी कर रहा है, वो भी अपने बच्चे को निजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता है ताकि उसका जीवन स्तर उन्नत हो, उसको सुधार हो। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी है कि फीस का ढांचा जो है वो तय नहीं है। तो अनाप शनाप फीस जो है बढ़ा दी जाती है, अभिभावक के हाथ में कुछ नहीं है। आप मानते हैं कि एक कैप तो होनी चाहिए फीस पर? बिल्कुल, आपने बस कहा, लेकिन आपको बताना चाहूंगा जी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा में 2003 में जी रूल 158 है जो फीस को नियंत्रण की बात करते हैं। तो सरकार ने अब फीस जो आपने डिक्लेयर कर दी सुविधाओं के अनुसार, उसके बाद मैक्सिमम 7 से 8% या 10% मैक्सिमम जी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है प्लस 5% जी जी सरकार तय करते। सीबीएसई का नहीं किया, हरियाणा का सभी के लिए है, सभी के लिए। सीबीएसई एक बात कहती है कि हम आपके परीक्षा लेने के लिए बैठे हैं, बाकी आपको रूल्स रेगुलेशन नियमावली जो जिस सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जिस विद्यालय जिस स्टेट में है उसकी सरकार के मान्य होंगे। तो सीबीएसई स्कूलों के ऊपर भी या कोई भी स्कूल है उसके ऊपर फीस का जो कंप्लीट नियंत्रण है जी वो सरकार का होता है, स्टेट गवर्नमेंट का है। और सीबीएसई के स्कूलों में भी है, कोई भी स्कूल 10% से ज्यादा अपनी फीस नहीं बढ़ा सकता। अभी हम बात कर रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात हुई, सीबीएसई बात हुई, दोनों में अंतर है, आपने वो भी बताया है। अभिभावक के सामने स्थिति कई बार स्पष्ट नहीं रहती। अब जो फ्रेश एडमिशन हो रहे हैं 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं या जो प्री प्राइमरी जो एडमिशन हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह अभिभावक को चुनना चाहिए कि वो एचएसईबी में जाए बच्चा या सीबीएसई के स्कूल में? देखिए, अब अगर आप करिकुलम की सिलेबस की बात करेंगे जी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अक्षरशः सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड का सिलेबस एक है। अपने कार्यकाल में मैंने एक कमेटी बनाई थी जिसके अंदर समीक्षा की गई कि भाई सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के जो सिलेबस हैं उन दोनों को कंपेयर किया जाए जी। उस टाइम पर पता चला, और मैंने कहा जो नीट और जेई का सिलेबस है, आईआईटी जेई का, उसको भी देख लिया जाए कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो टॉपिक उसके अंदर है या जेई नीट के और नीट के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस में है या नहीं है जी। तो पता चला था कि उस टाइम पर सीबीएसई के सिलेबस में कुछ एक नीट या आईआईटी के जो एग्जाम्स होते हैं वो वाले टॉपिक्स नहीं थे। मैंने कहा अगर नहीं है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो सिलेबस है उसमें वो डलवा दीजिए जी। तो मैं कहना मतलब चाहूंगा कि लगभग समानता है, बेहतर सिलेबस है, बेहतर सिलेबस है, लेकिन सारी रेपुटेशन और व्यवस्था की बात है।
उसमें सीबीएसई आगे दिखाई देता है। उसमें आगे पहुंच गया क्योंकि एक तो इंटरफेरेंस कहीं बाहर से नहीं है, दूसरा सीबीएसई ने अपने मानक बना लिए हैं और किसी तरह के भी कोताही या नकल सीबीएसई की परीक्षाओं में देखने को नहीं मिलती। ये स्थिति हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी एक बार आ चुकी है, जब मीडिया खुद ही कहती थी कि तो पता नहीं आपके हिसाब से अब नहीं है, एक बार आ चुकी है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा अच्छा, ठीक। कि उस टाइम पर देखो कुछ बदलाव तो हुए थे। जी। और आपको ध्यान होगा कि खास तौर पे मेवात जो है वहाँ से ही हमारी ज़्यादातर जो है बोर्ड की जो व्यवस्था खराब होती हैं, उस पर नियंत्रण एक बार हमने पा लिया था। जी। और अब मैंने देखा माननीय एक बार मुख्यमंत्री जी ने भी, देखो वो सीरियस एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस है, जी। उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए बोर्ड की कमान उस समय संभाली थी जब पेपर आउट हुआ, तो उसके बाद व्यवस्थाएं ठीक हो गई, लेकिन स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। जी। अब हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा अंतिम सवाल है आज का, और अंतिम सवाल अति महत्वपूर्ण है। ऐसा सुनने में आता है कि अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर्स की भर्ती है, कुछ को छोड़ करके, कुछ तो गवर्नमेंट से भी ज्यादा सैलरी दे रहे हैं कुछ मामलों में कुछ टीचर्स को, लेकिन जो अधिकांश की बात है वो ऐसे टीचर भर्ती होते हैं जो योग्यता पूरी नहीं करते हैं। ये बात सच है, इस बात का दुष्प्रचार होता है, क्या कहेंगे? देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है टीचर क्वालिफाइड है और टीचर कॉम्पिटेंट है। जी। अब क्वालिफाइड तो आपको टीचर भरपूर मिल जाएंगे। जी। क्योंकि खूब बीएड हो रहे हैं। जी। बीए, बीएड, बीएससी बीएड, एमएससी बीएड की भरमार है। जी। लेकिन वो कॉम्पिटेंसी लेवल कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक प्रोसेस है लेट डाउन जो मैंने बनाया तो सरकारी प्राइवेट दोनों में मिसिंग है। सरकारी का जहां तक रहा वो कॉम्पिटेंट हैं, वो परीक्षा दे के आ रहे हैं। अब तो सिस्टम सरकार ने फुल ऑफ कर दिया है। एस्टेट प्राइवेट वालों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस मानक पर खरा हो, जैसे उसको देखिए क्वालिफिकेशन जो है जीआरएफ हो, नेट क्वालिफाई हो। देखिए पहले ना बोर्ड डिसाइड करता है टीचर की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अब तो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीजीटी, पीआरटी है, प्राइमरी टीचर है या ट्रेन ग्रेजुएट टीचर है जो क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है पीजीटीज जो क्लास 11 12 को पढ़ाते हैं या 9 to 12 भी पढ़ाते हैं कहीं। उनकी क्वालिफिकेशन तो तय है, लेकिन कॉम्पिटेंसी जो है अब सरकार तो परीक्षा लेकर एस्टेट पास होना चाहिए, परीक्षा लेकर फिर भर्ती करती है। और यहाँ प्राइवेट की टीचर ही सारे तो बाद में सिलेक्ट होते हैं, वहीं तो जाते हैं कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में, सबने पढ़ाया होता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटेंट टीचर नहीं है, लेकिन अपने आप को इन सर्विस ट्रेनिंग के अंदर पढ़ाना, अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। प्राइवेट कॉम्पिटेंट टीचर्स सरकारी में भी हैं और प्राइवेट में भी हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है, कौन कितनी मेहनत करता है, किसको कितना अवसर है। किसी को एक्सक्लूसिव पढ़ाने के लिए रखा है, एडिशनल जिम्मेवारी भी दी गई है। डॉक्टर वीपी यादव, हमें लगता है एक सवाल हमें और करना चाहिए, क्योंकि इस समय 10वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या, ये भी सवाल जो इस समय बहुत लोगों के मन में, अभिभावकों के मन में, बच्चों के मन में, कि 10वीं के बाद क्या, 12वीं के बाद क्या किया जाए। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, एक तो रटे रटाए क्षेत्र होते हैं कि इसी में जाएगा, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो, और बहुत सारे फील्ड जो है वो वैकेंट रह जाते हैं, पता भी नहीं रहता। वीपी यादव क्या इस बारे में कहेंगे, क्या सुझाव देंगे ऐसे बच्चों को, इन बच्चों के अभिभावकों को? देखिए, मैं कहना चाहूँ, आज मेडिकल और इंजीनियरिंग मात्र ऐसे दो फील्ड नहीं रह गए हैं, बल्कि इन्हीं के अंदर जाना है। आजकल तो अपार संभावनाएं हैं, सिर्फ उनके बारे में अभिभावकों को ज्ञान लेने की आवश्यकता है। और आजकल क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट बच्चों का है, काउंसलिंग, गाइडेंस, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपकी रुचियां क्या है। देखिए, मैं अपने आप को समझता हूँ कि मुझे ये बनना है, इच्छाएं हैं, लेकिन शायद कैपेबिलिटी ना हो, या मेरा इंटरेस्ट किसी और चीज में है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट करके आपकी एकेडमिक साइकोमेट्रिक टेस्ट जरूरी है बच्चे का, जरूरी है। अगर वो हो जाए तो वो 56 पेज का हम भी करवाते हैं उससे। और बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के बाद उनको अपना एक्चुअल पोटेंशियल पता लगता है। अब मान लीजिए किसी की लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, तो ही कैन बिकम अ वेरी गुड लॉयर। ठीक है ना, जरूरी नहीं उसके लिए मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना है उसको, अच्छा वकील बन और सकता है। आप किसी भी फील्ड में जाके किसी जो पॉपुलर फील्ड से भी ज्यादा कमा सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ प्रॉपर
साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा के बच्चों से बात करके जो बच्चे की इच्छा है और उसका जो सम्मान करें। उसका सम्मान करने, जी। बच्चा क्या बनना चाहते हैं उस बात का, मैं अपने सपने जीना मैं क्या चाहूंगा बनाना चाहता हूँ ये वो नहीं है। अपना सपना मत थोपे हाँ। उन पर। अब बच्चे कई बार हैं, हमें देखना वो मैथमेटिक्स में बहुत वीक है, मैथमेटिक्स से डरता रहा है, वो नहीं है, लेकिन अब ये कहता है इसको नॉन मेडिकल दिलवाना है, फिर बाद में वो सब बैकफायर कर जाता है, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है। सुसाइड की घटनाएं आती है सामने, जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर से, कोटा से, इस तरह की खबरें आती है। देखिए, आपके लिए बच्चे के पास प्लान ए, बी और सी तीनों होना चाहिए। अब आप नीट की बात कर रहे हैं, मेडिकल के लिए बच्चे आते हैं, 24 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, 1,18,000 टोटल सीट है पूरे देश में, यानी 5% से भी कम है जो मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। लेकिन जो 95% रह गए उनके लिए प्लान ए, बी क्या है? ए तो नहीं चला, बी और सी तो प्लान होना चाहिए, और बी और सी रखते नहीं है। नहीं रखते नहीं है, एक सिंबल लेके चलते कि भाई यहाँ चलना है। देखिए, ये नहीं हुआ तो बच्चा टूटता है, फिर बच्चा टूटता है, डिमोरलाइज होता है। फिर बच्चे को सारे ऑप्शंस बताएं और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं कि यस ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जब उसके पास कैरियर पाथ, उसके लिए प्लानिंग उसकी होगी, तो अपनी अकॉर्डिंग अपनी मेहनत भी करेगा और वो सफल भी 100% होगा। तो मेरा अभिकाश से कहना है कि बच्चे की रुचि का सम्मान करें, वो क्या बनना चाहता है उसकी बात को तवज्जो दें, उसे सुने और फिर निर्णय लें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब आपका। नमस्कार दोस्तों, आपने वीपी यादव की बातें सुनी। वीपी यादव ने इतनी कीमती बातें बताई है, एक एक बात काफी कीमती है। हम चाहेंगे आप इनकी बातों को सुनकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, ताकि बच्चों को हम और अधिक जानकारी दे सकें। यहाँ कुछ आपके सवाल, आपकी जिज्ञासाएं रह गई हों तो उनके बारे में भी हमें बताइए, ताकि अगली कड़ी में हम आपकी उन जिज्ञासाओं का जवाब दे सकें, आपके उन सवालों का जवाब दे सकें, विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर सकें, वीपी यादव जी को दोबारा बुला सकें या दूसरे किसी शिक्षाविद को दोबारा बुला सकें। आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल, अपनी जिज्ञासा हमें जरूर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद। यादव साहब, आपका फिर से धन्यवाद।